अमन, पोनी, ब्रूनमी संज्ञा के आधार पर बस ये तीन नाम हैं, लेकिन इसमें छिपी हैं मनुष्य की क्रूरता की तीन भयावह कहानियां। हमने द्वितीय विश्व युद्ध के दौर को पढ़ा है, जहां पर जापान ने या बाकी कई देशों ने अपने अपने इलाकों में जिनको उन्होंने कॉन्कर किया, वहां पर उन्होंने सेक्स स्लेव के तौर पर महिलाओं का इस्तेमाल किया, उन पर अत्याचार किए। पोनी के साथ भी यही हुआ था, लेकिन वो एक ओरांग उटान है, एक वन्यजीव है। उसकी भयावहता की कहानियां इतनी हैं कि जब उसे बचाया गया तो वहाँ के जो पुरुष संरक्षण थे, वहाँ पे जो पुरुष काम करते थे, वो उनसे डरने लगी थी। ये मनुष्य की असभ्यता और अश्लीलता की गिरावट का सबसे बुरा पैमाना है। हम बात करेंगे ओरांगुटान की, हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं, ओरांगुटान हमारी इकोसिस्टम के लिए क्यों ज़रूरी है, चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरांगुटान में अंतर क्या है, भारत में कहाँ पाए जाते हैं, और ये सब जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक कहानी और होगी जहाँ पर एक पेड़ का जब अस्तित्व संकट में आ रहा था, तो बताया गया कि 300 या 400 बरस पहले जिस जानवर को, जिस पक्षी को हमने मार डाला था, उसकी वजह से ये पेड़ अस्तित्व से बीत रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं किताब वाला। किताब वाला जिसमें होती है हर हफ्ते एक किताब, किताबी बातें में रोज की एक किताब, किताब वाला में हफ्ते की एक किताब। और आज की किताब है ओरांग उटान, अनाथ, बेघर और सेक्स गुलाम। इसे छापा है वाणी प्रकाशन ने, कीमत है 200 रुपये और इसके लेखक हैं कबीर संजय जी। स्वागत है सर आपका। कबीर संजय जी पर्यावरणविद हैं, वो चीते पर भी एक किताब लिख चुके हैं और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर वो समसामयिक लेखों में लगातार लिखते रहते हैं। साल 1996 में उन्होंने पहली अपनी कहानी का प्रकाशन किया था। तो पर्यावरण के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। तो बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं, ओरांग उटान क्या है? अगर हम अपने 8वीं क्लास के एक दर्शक को, अपने एक साथी को समझाना चाहें, तो ओरांग उटान के बारे में खाका आप थोड़ा हमें बताएं। देखिए, ओरांगुटान एक बहुत ही ख़ास किस्म का एक जानवर है और वो इसलिए भी ज़्यादा ख़ास हो जाता है क्योंकि वो हम लोगों के जो करीबी रिश्तेदार जिनको कहा जाए, जो हम लोगों के सबसे ज़्यादा करीब हैं, उन जानवरों में शामिल है। जैसे हम अपने सामने जब देखते हैं, बंदर को देखते हैं किसी पेड़ पे चढ़ते हुए, तो हमको लगता है कि अच्छा, ये तो काफ़ी कुछ हमारे जैसा है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं जो है। अगर इसी तरीके से हम किसी ऐप को देखें, किसी बनमानस को देखें या किसी कपी को देखें, ये ऐप के लिए चूँकि हमारे यहाँ बनमानुस, कपी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं उसको अलग-अलग मतलब कहीं पे ऐप कहता हूँ, कहीं जो है कपी कहता हूँ। आप उनको देखिए तो वो हमारे एकदम हमारे जैसे ही बिहेव करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जैसे हाँ, जैसे बंदर और ऐप और इंसान, अगर इन तीनों में देखें तो कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन उनके अंदर जो है कई सारी फीचर्स ऐसे हैं जो उनको अलग कर देते हैं। जैसे ज़्यादातर जो बंदर हैं, बंदरों की पूँछ हुआ करती है और उनके चलने का ढंग, उनके जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एक अलग होता है। और बंदर मतलब जो विजिबल जो अंतर है वो सबसे बड़ा है, ये है कि ऐप की पूँछ नहीं होती है और बंदरों की पूँछ होती है। आप उनको देख के ही पहचान सकते हैं। और हम लोगों की भी हम लोगों को भी एक मतलब ग्रे टैप में ही माना जाता है कि इंसान भी जो है इन्हीं ग्रे टैप में एक है, हमारी भी पूछ नहीं है। तो ये उसको अंतर कर देता है और इसी के अनुसार उसके जो सोशल स्ट्रक्चर है, उनकी जो सोशल बिहेवियर है, वो सारे में अंतर आ जाता है। ओरांगुटान का मतलब, ओरांगुटान फ़िलहाल जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं। कभी इनका एक बड़े रेंज में रहा करते थे, लेकिन जो हैबिटेट लॉस हुआ है, जिस तरीके से उनके जंगलों को ख़त्म किया गया है, जिस तरीके से उनका शिकार किया गया है, जिस तरीके से उनको पालतू बनाया गया है, इन सारे कारणों से उनकी संख्या अब ये बोर्नियो और सुमात्रा, ये दो जो है द्वीप हैं, उसी पे सिमट के रह गई है। ये बहुत ही ख़ास किस्म के जीव होते हैं। ये पेड़ पे रहने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर है। कोई भी मतलब 60-70 किलो का कोई एक जानवर, जिसको अगर पेड़ पे 70-80 फुट ऊपर रहना हो, तो सचमुच में काफ़ी एक मुश्किल काम है। और ये पूरी तरीके से पेड़ पे रहने वाले आर्बोरियल नेचर के होते हैं और इनका 90% तक समय जो है वो पेड़ पे ही बीतता है। उसी पे अपना घोंसला बनाते हैं, उसी पे
बच्चे को जन्म देते हैं, वहीं पे बच्चा उनका रहता है, वहीं पलते हैं। नीचे आना बहुत ही कम पसंद करते हैं, क्योंकि इनका नीचे आने पे उनको शिकार का खतरा रहता है, और ऊपर रहने से इनको ये पूरे जिन जंगलों में रहते हैं, इनको मलय भाषा में ओरांग उटान का मतलब होता है वो आदमी जो जंगल में रहता है। अच्छा, ये बुनियादी परिभाषा है। उसका मतलब ही यही है कि वो आदमी जो जंगल, मतलब वो ये मानते हैं कि ये जंगल, जैसे हम लोग जब बनमानुस कहते हैं तो बनमानुस का मतलब आदिवासी नहीं है। जैसे कोई ये कह सकता है कि जंगल में तो आदिवासी रहते हैं या वनवासी रहते हैं, लेकिन जब बनमानुस कहते हैं तो बनमानुस और वनवासी में एकदम अलग अलग ध्वनियाँ और अर्थ जो है छिपे हुए हैं। तो वो बनमानुस जैसा अर्थ देता है, यानी एक इंसान का एक ऐसा कोई ऐसा करीबी आदमी या एक ऐसा कोई इंसान जो कि जंगल में रहता है, और इनको जंगल का माली भी कहा जाता है। ये ऊपर जितने फूलों को खाते हैं, फलों को खाते हैं, मूलतः ये फ्रूगीवोरस होते हैं, फलाहारी होते हैं, फल खाने वाले। हाँ, फल खाने वाले। और जितना भी जो फल खाते हैं उसको ये पूरे जंगल में उसके बीजों को डिस्पर्स करते हैं। तो जंगल में जो बीजों का डिस्पर्स करना है, ये एक बहुत ही ज़रूरी काम हो जाता है। इसके ज़रिए पेड़ जो है वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पेड़ों के बारे में मतलब सोचा भी नहीं जा सकता, उनके बीज तमाम जगहों पे। इसलिए इनकी उस इकोसिस्टम में एक बड़ी ही अहम भूमिका है, और इसके बहुत सारे कंसर्न हैं। इनकी संरक्षा से, सुरक्षा से जुड़े हुए कई सारे सरोकार हैं जिस पे आज दुनिया में बात हो रही है। मेरी किताब भी उसी पे केंद्रित है। मैं इस पर आऊँगा, उससे पहले क्या भारत में ओरांगुटान पाए जाते हैं, क्या इलाके हैं उनके, और भारत में उनको लेकर के क्या कुछ पॉलिसीज़ वगैरह कुछ ऐसा है? दुनिया में जो है अभी 5 किस्म के ऐप पाए जाते हैं, और उसमें गोरिल्ला है, चिंपैंजीज़ हैं, बोनोबोज़ हैं। ये काफ़ी पॉपुलर हैं। आप फिल्मों में जब हम देखते हैं गोरिल्ला युद्ध की भी तकनीक बनी बाद में। तो ये जो वो गोरिल्ला और चिंपैंजीज़ और बोनोबोज़ जो है, बोनोबोज़ उतना फेमस नहीं, क्योंकि उसको अभी उतना एक अलग स्पीसीज़ के तौर पे मान्यता नहीं मिली हुई थी, लेकिन अब उसको एक अलग स्पीसीज़ के तौर पे जाना जाने लगा कि एक अलग स्पीसीज़ है, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा हम लोग जानते हैं। लेकिन ये जो ऐप है ये अफ्रीका में रहते हैं। इसके अलावा एशिया में 2 ऐप रहते हैं। एक ओरांगुटान है जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया में रहता है, और एक गिब्बन है जो कि भारत में भी, भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये भी एक किस्म का ऐप है। इसकी भी पूंछ नहीं होती है, ऊपर पेड़ पे रहता है, और एक सोशल स्ट्रक्चर में, एक परिवार में रहता है, और बल्कि कहा जाए कि दूसरे जो ऐप है उनसे ज़्यादा ये पारिवारिक किस्म का जानवर होता है, जहाँ पे मतलब उसके जोड़े होते हैं और उसका बच्चा होता है। इस तरीके के एक जो है, इस तरीके का मतलब एक कहा जाए कि एक एकल परिवार जैसी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उस तरीके के उसमें रहता है। हालांकि जानवरों में जब हम बात करते हैं तो एकल परिवार जैसे हम इंसानों के लिए कहते हैं, जानवरों में उसकी परिभाषा में थोड़ा अंतर आ जाता है, उसके अर्थ में थोड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन वो एक इस तरीके का। और ये गिब्बन जो है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके से लेके और इधर एक बड़े हिस्से में पाए जाते हैं, नीचे वाले हिस्से। अच्छा, क्या ओरांगुटान, चिंपैंजी, गोरिल्ला, इन सब में एक एक लाइन का थोड़ा हमें अंतर बता दें हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, इनको देखिए, सब सारे जो फीचर्स हैं इनके, अगर फीचर ये इनके बीच का जो मूवमेंट है वो ब्रेकिएशन मूवमेंट होता है। जैसे हम टार्जन को, हमने जो है टार्जन को फिल्मों में हम देखा है हमने, तो टार्जन वो पेड़ों की जो तना है, मोटा तना, हाँ, जड़ें हैं जो लटक रही हैं, जैसे बरगद की जड़ें लटकती रहती हैं, उन जड़ों को पकड़ के वो रस्सी की तरह झूल झूल के चलता है। हाँ, मोगली याद आ रहा है, जंगल पेन के फूल खिला है। ये जो मूवमेंट होता है ये ब्रेकिएशन मूवमेंट है। एक पेड़ की डाली को पकड़ के उछलता है और दूसरी पेड़ की डाली को पकड़ लेता है, फिर वहाँ से फिर आगे जाने के लिए दूसरी डाली को पकड़ लेता है। इसको सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीके से, सबसे ज़्यादा सिद्धहस्त जिसको कलाकार कहें, वो गिब्बन करता है। और वो इतना खूबसूरत, आप उसके मूवमेंट को देखेंगे जब वो जंगल में जो है उसकी ये जो हथेलियां हैं, बड़ी लंबी सी हथेलियां, और बड़े उसकी जो उंगलियां हैं, बड़ी लंबी सी उंगलियां होती हैं, और वो ऐसे हुक की तरह ऐसे फंस जाती हैं, और वो एक डाली को पकड़ के झूलता है, फिर दूसरी डाली पे जाता है, वहाँ झूलता है, फिर उससे आगे जाता है। ये उसका बड़ा खूबसूरत मूवमेंट होता है। और वो भी ज़मीन पे के नीचे आना पसंद नहीं करते, लेकिन जो
गिब्बन की एक बड़ी और भी बड़ी खूबसूरत बात है, ये इसको गिब्बन सॉन्ग, वो जब जहाँ भी रहते हैं तो उनकी आवाज़ जो है, उनके गीत जो है वो गूंजते रहते हैं, उस पूरे जंगल में वो गूंजता रहता है। हाँ, वो एक खास किस्म का साउंड निकालते हैं और आप उस जब जंगल से जब गुजरेंगे तो वो पूरा का पूरा जैसे लगेगा कि पूरा जंगल उससे गुलजार हो गया। तो गिब्बन ये होते हैं, और हम लोगों के लिए ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो एकमात्र कपी हैं, ऐप हैं जो कि हमारे देश में पाए जाते हैं। उनके संरक्षण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। प्राइमेटोलॉजिस्ट हैं दिलीप जी, उनका एक इंटरव्यू भी मैंने अपनी किताब में शामिल किया है। वो गिब्बन के संरक्षण से जुड़े हुए हैं और इसके कैसे इसको हमारे देश में बचाया जाए, इसको वहाँ भी कई सारे कंसर्न हैं कंजर्वेशन के। तो ये तो गिब्बन हो गया। ओरांग उटान के बारे में मैंने बताया, ओरांग उटान 90% तक जो है वो ऊपर रहने वाला, पेड़ पे रहने वाला एक जानवर है। वो सबसे बड़ा स्तनपाई जानवर है जो कि पेड़ पे रहता है। कोई दूसरा स्तनपाई जानवर इतना बड़ा नहीं है, उसका बॉडी साइज इतना बड़ा नहीं है जो पेड़ पे रहता है। और पेड़ पे रहने के लिए और ब्रेकिएशन मूवमेंट करता है, इसलिए उसके हाथ बहुत मजबूत होते हैं। ये कहा जाता है कि इसके हाथों में जो है वो इंसानों से 7 गुना ज़्यादा ताकत होती है, ऐसा कहा जाता है। वो सभी में निश्चित तौर पे अलग अलग होता है, लेकिन उसके हाथ बहुत, बाजू बहुत मजबूत होते हैं। आप देखिए, ये जो बंदरों को अगर आप चलते हुए देखेंगे तो वो उनके चलने में और जो ऐप होते हैं, वो जब वो ज़मीन पे चलते हैं तो उनके चलने में अंतर होता है। जो ब्रेकिएशन मूवमेंट है वो बंदर नहीं करता है। बंदर जो है पेड़ की जो डाली है उस पे ऐसे ऐसे करके, और ये उछल के जाते हैं एक दूसरे ये झूलते हुए जाते हैं, एक पकड़ा झूल के वो दूसरे पे गए। फिर ये जो ब्रेकिएशन मूवमेंट है ये ऐप की खासियत है। तो ये 2 एशिया के ऐप हो गए जो एशिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो गोरिल्ला है, गोरिल्ला ज़्यादातर जो है वो ज़मीन पे रहना पसंद करता है। हालांकि पेड़ पे चढ़ने की खासियत उसके अंदर भी है, और वो भी पेड़ पे चढ़ता है और ये करता है। और ज़्यादातर जो है, जैसे ये ओरांग उटान को मैंने बताया कि ये फ्रूगीवोरस होता है, फल खाने वाला। फल खाने वाला। उसका मतलब ज़्यादातर वो खाएगा फल, बाकी चीज़ें भी खाता है वो, डंठल भी खाता है, फूल भी खाता है, जो कोमल पत्तियां होती हैं वो भी खाता है, जो तने के अंदर गूदा होता है वो भी खाता है, लेकिन मुख्य पार्ट उसका जो है फ्रूगीवोरस है, फल है। तो लेकिन जो है ये गोरिल्ला है, ये ज़्यादातर फोलियोवोरस है। ये इसके खाने का जो बड़ा पार्ट है वो उसमें ये सारी चीज़ें समाहित हैं, पत्तियां हो गई, ये जो डंठल हो गया, ये सारी जो है। तो उसमें ये अंतर है, ज़्यादातर पेड़ पे रहता है। इसके साथ साथ जो चिंपैंजीज़ हैं, चिंपैंजीज़ एक अलग किस्म के, अच्छा, सारे प्राइमेट्स में सबसे ज़्यादा भारी भरकम जो है, जो जीव है वो गोरिल्ला होता है। गोरिल्ला, अच्छा। यहाँ तक कि 200 किलो तक का वजन हो जाता है। हम लोग फिल्मों में देखते भी हैं कि सबसे ज़्यादा भारी भरकम होता है। इसी के चलते उसका जो किंग कॉन्ग जो फिल्म है, किंग सीरीज की किंग फिल्में बनी है, जिसमें वो ये गोरिल्ला का जो ये साइन है ये लगातार उसमें दिखाया जाता है। तो ये गोरिल्ला के बारे में कहा जाता है कि बहुत हिंसक होते हैं। कई तरह की जो युद्ध प्रणालियाँ आई वो गोरिल्ला युद्ध के नाम पर भी प्रचारित हुई। तो क्या ओरांग उटान भी गोरिल्ला की तरह ही हिंसक होते हैं? नहीं, गोरिल्ला भी हिंसक नहीं होते हैं। ये मतलब एक, चूँकि उनका साइज बहुत बड़ा होता है, और मुझे तो लगता है कि जैसे जो जब अफ्रीका के जंगलों में जब ये बहुत ज़्यादा, जब पहली बार यूरोपियंस पहुँचे होंगे तो उन्होंने एक इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा एक वो उसको देख के, क्रिएचर को देख के वो मतलब उनको लगा होगा कि अरे यार ये कितना बड़ा है। जिसका जो किंग कांग वाली जो पहली फिल्म है, जो शुरुआती जो फिल्म है, उसमें आप देखिए तो उसमें एक दिखाई भी पड़ता है, और फिर उसको वो इतना विशालकाय बना देते हैं कि जैसे वो उसमें इंसान इतना छोटा हो जाता है और गोरिल्ला बहुत बड़ा हो जाता है। और वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो जो उसकी हीरोइन है वो उसके हथेलियों पे डांस भी करती है और वो उसको लेके आता है, और ये वो पूरी कहानी। तो इसमें कल्पना को बहुत ज़्यादा मिला दिया गया है। गोरिल्ला भी हिंसक नहीं होते हैं, और ओरांगुटान तो बहुत ही कम हिंसक होते हैं। मतलब वो, आप इसे समझ सकते हैं कि कोई आदमी अगर पेड़ के 70-80 फुट ऊपर अगर ज़मीन से रह रहा हो, और अगर वो आपस में झगड़ा करने लगे तो उसके जीने के, अगर वो किसी आपस में हो सकता है लड़के ना मरे, लेकिन अगर उनमें से कोई गिर जाता है तो उसके जो है हड्डी पसली टूटने के चांस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, और जंगल में फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आमतौर पे इसको बहुत मतलब जेंटल एनिमल बोला जाता है, कि बहुत ही कम जो है ये गुस्सैल। और इनके यहाँ जो है झगड़े, जो आपसी झगड़े होते हैं, जैसे मेटिंग राइट्स वगैरह को लेके जो झगड़े होते हैं, वो भी काफ़ी कुछ इन्हीं सब चीज़ों से सुलझा लिए जाते हैं। जैसे अपनी प्रेजेंस को दिखा के, उसको देख के कि हाँ भाई अच्छा, इससे झगड़ा नहीं करना है, आदमी किनारे हो जाता है, तो आपस में झगड़ा है। इसमें अगर थोड़ी बहुत कहा जाए, अच्छा, एप की एक और खासियत होती है कि ये जो है
फ्रूगीवोरस और फोलियोवोरस होने के साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत जो है ये मांसाहार जरूर करते हैं, चाहे वो दीमके खाते हों, चाहे दीमक खाते हों, चाहे अंडे खाते हैं हाँ चाहे अंडे खाते हों, चाहे छोटे एनिमल हैं उसको खाते हों। आप अगर देखें तो बड़े खूबसूरत जो है और टूल का यूज़ करते हैं, कोई ना कोई छोटा छोटा जो औजार का इस्तेमाल करना, जो बेसिक औजार जंगल में औजार कैसे, थोड़ा सा जैसे बताइएगा। औजार के जैसे कि दीमक की बाँबी में से दीमक निकालना है, तो वो एक इतनी बड़ी सीख ले आया, उसने उसमें डाल दिया। अच्छा। और वो उसकी सी और उस पे ढेर सारे जब वो चिपक गए तो उसने ऐसे करके उसको खा जैसे हम लोग चम्मच से खाते हैं मतलब नूडल्स वगैरह। एक कुछ छोटे मोटे जो है वो टूल का यूज़ करते हैं। ये ऐप की ये भी एक खासियत है, उसका एक फीचर्स होता है। बंदर वगैरह कोई टूल्स का यूज़ नहीं करते हैं। हम इंसानों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है, लेकिन जो टूल का यूज़ करना एक बेसिक चीज़ है जिसका इस्तेमाल करना ऐप जानते हैं। जी। आपने बताया कि ओरांग उटान एक बहुत जेंटल जानवर है और उसके साथ हुई क्रूरता की कहानियों पर मैं आ रहा हूँ। ब्रूनमी की कहानी बताइए कि कैसे उसको बचाया गया। मैं एक डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था गई रात किताब पढ़ने के बाद, तो उसमें आता है कि कई बार वो पुरुष जो संरक्षक है उनको देख के बहुत डर जाती थी। पोनी के बारे जी, में पोनी के बारे में माफ कीजिएगा जी, पोनी की कहानी आप हमें बताइए। देखिए, मैंने जब इस किताब को लिखने के बारे में सोचा, उससे पहले ओरांग उटान की कई सारी ऐसी हृदय विदारक कहानियाँ मैंने सोशल माध्यमों पे, अखबारों में, डॉक्यूमेंट्रीज़ में मैंने देखी सुनी, जिसको कह के मतलब कि सुन के हैरत होती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लगता है कि बताओ कि ये कैसा मतलब दुनिया है जिसको हमने बनाया है। इसी में से 3 कहानियों को, जो कई सारे ओरांग उटान की कहानियाँ, उसमें से 3 कहानियों को मैंने दिया हुआ है, जो जिनको रेस्क्यू किया गया, किसी तरीके से बचाया गया और ला के रखा गया। इसमें इस किताब के जो आवरण पे, जो कवर पे जो फ़ोटो बनी है, ये बूनमी की फ़ोटो है। ये बूनमी एक मादा ओरांग उटान था। ये इसके पूरे आसपास के सारे पेड़ कट गए थे और एक सिंगल पेड़ पर बचा हुआ था। और अब जानवर की अगर जैसे पूरी दुनिया उजड़ जाए, अचानक से ही वो हो जाए, तो उसको मतलब कोई रास्ता नहीं होता है कि वो कहाँ जाए। तो वो उसके सामने कोई जब उपाय नहीं था, तो वो सबसे ऊपर जो है उस पेड़ पे चढ़ गई अपने बच्चे के साथ। हाँ, वो गर्भवती थी, अंदर वो प्रेग्नेंट थी, और वो ऊपर जाके वहाँ पे जो है, तो इसके चेहरे पे उसकी फ़ोटोज़ भी बहुत वायरल हुई, अखबारों में खबरें छपी। तो उसके चेहरे पे जो मायूसी है, उसने मुझे बहुत दिनों तक मतलब बहुत हॉन्ट किया मुझे, बहुत दिनों तक उसने सोने नहीं दिया। तो फिर एक ये कहानी मैंने देखी। मैंने एक ओरांग उटान को देखा जो कि जेसीबी से लड़ रहा है, विशालकाय जेसीबी, जो कि एक बार में बहुत सारे पेड़ों को वो उखाड़ के, काट के और पूरे समतल कर रही है ज़मीनों को। और उस ओरांग उटान को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मेरा दुश्मन कौन है। तो वो उस जेसीबी, उस लोहे के दानों से जो है, वो जैसे हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं कि उस लोहे के दैत्य से वो जाके कभी इधर चढ़ जा रहा है, कभी उधर चढ़ जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे तो ये वीडियो भी आपको दिखाई पड़ेगा। और बहुत ही हृदय विदारक एक जो है, उसको एक जैसे जानवर एक अपनी दुनिया बचाने के लिए लड़ रहा हो और उसके सामने कुछ ना हो कि वो आखिर किससे जाके फाइट करे। तो एक वो कहानी। इसी तरीके से पोनी की कहानी जब मैंने पढ़ी, तो मतलब सचमुच में मुझे इतना अफसोस हुआ और इतना ज़्यादा दुख हुआ मुझे। ये पोनी, बहुत सारे ओरांग उटान्स को लोग पकड़ लेते हैं, उनको छोटेपन में पकड़ के ले आते हैं, उनको एक दड़बे जैसे पालतू बना के रखने का, उनको पालतू बना के रखा जाता है, जैसे आज भी बंदरों के साथ किया जाता है। बंदरों के साथ किया जाता है। तो पोनी एक ऐसा एक ओरांग उटान था, ओरांग उटान थी, जिसको कि एक तरीके के ब्रोथल में रखा गया और उसको जो है वो पूरा, उसको हर तीसरे चौथे दिन उसको शेव किया जाता था, उसके बाल सारे साफ़ किए जाते हैं। एक और बड़ी खासियत है कि जो है ये ओरांग उटान के बाल बहुत लंबे होते हैं शरीर पे। तो ऊपर पेड़ पे रहते हैं, तो बहुत सारे जो अगर बाल लंबे होते हैं तो बहुत सारे मच्छर और ये सबसे बच जाते हैं काटने से। हाँ, जो काटने वाले, जैसे हम ही लोग को परेशान करते रहते हैं, चूँकि हम लोग हमारी बॉडी पे बहुत कम बाल हैं। तो वो जो है वो उसके बाल बहुत लंबे हैं, तो उस बालों को जो है वो शेप करके रखते थे और उसको चैन से बांध के, और यहाँ तक कि मतलब कुछ समाचार पत्रों ने तो यहाँ तक कहानी लिखी कि वो जो है वो उसको लिपस्टिक वगैरह भी लगा के, और वो उससे सेक्स स्लेव का काम लिया जाता था। हाँ, उससे मतलब वो जो है वो जाके उसके सेक्स स्लेव उससे किया जाता था।
एक तरीके का गुलाम थी, जिससे लोग जो है आते थे और एंटरटेन अपनी जो यौन कुंठाएं हैं उसको मिटाने के लिए उसका ये इस्तेमाल। अफ्रीका में हो रहा था? नहीं, ये इंडोनेशिया में हो रहा था। तो जब इसके बारे में पता चला इसको जो है वहाँ से फ्री कराया गया और जब उसको रेस्क्यू किया गया, उसके बहुत दिनों बाद तक वो जो है किसी जो केयर टेकर जो होते थे, उसमें जो पुरुष केयर टेकर होते थे उनसे वो डर जाती थी। किसी भी पुरुष की प्रेजेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। कोई भी जब जो महिला केयर टेकर आता था उसके साथ वो सामान्य रहती थी, लेकिन जो पुरुष केयर टेकर आता था, क्योंकि ट्रॉमा ही इतना हॉन्टिंग था। वो ट्रॉमा था, वो उसको जाने में बहुत दिन का समय लग गया। मैंने लेटेस्ट इसके बारे में पढ़ा और मुझे जान के बड़ा अच्छा लगा कि अभी भी वो जिंदा है और अब काफ़ी कुछ जो है फेमिलियर हो गई है। 21 बरस की हो गई है। पुरुष जो केयर टेकर हैं उनसे भी फेमिलियर हो गई है और काफ़ी कुछ मतलब उस ट्राउमा से निकल गई है। इसी तरीके की एक कहानी मैंने अमन, एक ओरांगुटान के बारे में लिखी, जो कि वो जो है बचपन से ही उसको उसकी माँ के उससे छीन लिया गया और उसका जो है वो जब छीने तो एक बड़ी तेज हथियार जो है मसेटी जो है उससे जब उसको काटा गया होगा तो दराती टाइप की कुछ, हाँ दराती या हंसिया टाइप का, हंसिया तो ऐसे छोटा मोड़ा, एक बड़ा चाकू जिससे हम कहें कि जैसे नारियल काटने का जो चाकू होता है, तो इस टाइप के चाकू से जो है वो उसका जो है वो उसकी उंगलियां कट गई, लेकिन आज उसको क्योंकि माँ का जकड़ छोड़ नहीं रहा था। होता क्या है कि ऐप में ओरांगुटान ऐसे जानवर होते हैं जो कि अपनी माँ के साथ काफ़ी वक्त गुजारते हैं। पेड़ पे रहने के लिए बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो कि बच्चों के अंदर होनी चाहिए, तो वो अपनी माँ के साथ रह के सीखते हैं और इसके चलते वो अपनी माँ के साथ 7 साल तक उसके साथ रह सकते हैं उसके साथ। तो जब उसको, जैसे हमने देखा है ना, जो हमारी भाषा में भी मुहावरा है कि बंदरिया का मरा हुआ बच्चा, कि बच्चा मर भी जाता है तो भी बंदर जो है उसको अपने पेट से चिपका के लेके घूमती रहती है, उसको लगता है कि ये। तो इस तरीके से ओरांगुटान भी मतलब उसकी अगर वो माँ के साथ अगर वो छूट गया तो इट मीन्स कि उसका जीवन खत्म हो गया। तो वो जब माँ के से छीना जाता है तो बहुत ज़्यादा कस के वो अपनी माँ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसमें किसी ने उसको उस मसेटी से उसको मारा होगा तो उसकी उंगलियाँ कट गई, लेकिन और फिर खैर उस रेस्क्यू किया, एक कहानी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस तरीके का जो ट्राउमा है, जो जुल्म है, वो इस तरीके का न जाने कितने ओरांगुटान झेलते हैं। सिर्फ अमन, ब्रूनी और पूनी की कहानियां, हाँ, ये 3 कहानियां मैंने उसमें शामिल की हैं जिनको रेस्क्यू किया गया और कहा जाए कि एक तरीके से दोबारा वो अपने जीवन में वापस लौटे हैं या उनको वापस लौटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस तरीके के हजारों ओरांगुटान है जिनको दोबारा जीवन नहीं मिल पाता है। ये सक्सेस स्टोरीज इनको कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो 2-4 सक्सेस स्टोरीज में बहुत सारी दुख भरी कहानियाँ होती हैं जो छुपी रह जाती हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हम उनके बारे में जानें। जी, मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था और आपने हमारी जब बात चल रही थी तो आपने बताया कि आप जंगल कथा नाम से एक फेसबुक पेज चलाते हैं जिसमें आप अलग अलग कहानियाँ, अनकही कहानियाँ बताते हैं। तो कुछ अगर 1-2 कहानियाँ किसी जानवर की, जैसे आप सांडे के तेल के बारे में आप मुझे बता रहे थे, तो वो अगर हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकें। क्या होता है सांडे का तेल, कैसे बनता है और कैसे जो जानवर है उसकी कीमत वो भुगतता है? देखिए, हम लोगों को दरअसल सचमुच में आपने बड़ा अच्छा हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारी भाषा में मौजूद है, हमारे लिटरेचर में मौजूद है। हम आसपास दबी ज़बान से इसके बारे में सुनते हैं, सांडे के तेल के बारे में, और एक दूसरे ख़ासतौर पे जो मेंस वर्ड जो पुरुषों का जो समाज है और उसमें एक दूसरे को के बात करते हुए भी देखते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर हंसी करते हुए और ये तंज करते हुए भी देखते हैं। लेकिन हमको उसके बारे में पता नहीं होता कि जो सांडे का तेल हम जिसके बारे में इतनी बड़ी ऐसी बातें कह रहे हैं, तो वो उसके बारे में लोगों को एक इस तरीके का भ्रम है कि उसके इस्तेमाल से कामोत्तेजना में इजाफा होता है, और इस भ्रम का जो खामियाजा है वो ये जानवर भुगत रहा है। जैसे हम लोग मैमल्स हैं, हमारे शरीर के ऊपर बाल होता है, और रेप्टाइल्स को लेके हमारे में से बहुत सारे लोगों के मन में एक ख़ास किस्म का एक जुगुप्सा है। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सांप को देखते ही जिनके शरीर में गिनगिनाहट होने लगती है, वो कहते हैं कि नहीं, जो छिपकली को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनके मन में घिन आ जाता है। तो क्योंकि वो शरीर वो एकदम अलग बनावट है, शरीर की संरचना अलग अलग है, जो रेप्टाइल्स का और जो मैमल्स हैं उनके जो शरीर रेंगने वाले चीज, तो उनके शरीर की संरचना और हमारी संरचना में अंतर होने के चलते बहुत सारे लोग जेनेटिकली उसको लेके अभी भी चल रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं। और उसके ऊपर क्या बीत रही है, जैसे
मॉनिटर लिजर्ट है। मॉनिटर लिजर्ट के बारे में बहुत सारे लोग जो है वो मतलब ये जहरीली है और ये है और वो, दुनिया भर का इस तरीके का भ्रम है। भारत में कोई भी छिपकली जहरीली नहीं होती है। यहाँ तक कि जो हमारे घरों में रेंगने वाले जो हाउस गेको है वो भी जहरीली नहीं होती, गिरगिट भी नहीं होता किसी भी तरीके से। मॉनिटर लिजर्ट वो बड़ी सी जो छिपकली, जो बड़ी सी छिपकली होती है। तो उसी तरीके का एक छिपकली जो है ये जिसको सांडा कहते हैं, ये इंडियन स्पाइनी टेल लिजर्ड है। ये 4 महीने जो है ये हाइबरनेशन में जाती है। शीत निद्रा में जाने के लिए उसको बहुत सारा फैट इकट्ठा करना पड़ता है ताकि जब वो 4 महीने सोती रहे तो उसका वो जो है उस फैट से उसका काम चल जाए। तो वो उसके शरीर में वो फैट जमा हो जाता है। उसी फैट को जो लोग हैं वो उसका तेल निकालते हैं और उसको बताते हैं कि ये काम उत्तेजना बढ़ाने में काम आएगा। और उसके लिए उस जानवर के ऊपर इतना जुल्म, उसके बिल में धुआं कर दिया जाता है तो जिससे वो जो है वो घबरा के फिर बाहर निकलता है। ये सब सांडे का तेल निकालने का उपक्रम है। जब उसको बाहर निकाला जाता है फिर उसके बाद उसकी जो है रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। तो रीढ़ की हड्डी तो ताकि वो भाग ना सके। और मैंने बचपन में अपने इस तरीके के दृश्य देखे हैं जहाँ पे वो बेचने वाला ऐसे ज़मीन पे दरी बिछा के और कई सारे सांडे जो जानवर है उसको, जो छिपकली, उसको ऐसे सामने इसको वो दिखा रहा है, शोकेस कर रहा है कि ये जो है इसका तेल मैं निकालूंगा। और वो भाग नहीं पाते थे क्योंकि उनको जो है उनका जो है रीढ़ की हड्डी टूटी होती थी तो वो भाग नहीं सकते थे। और उसको उसी में कहीं वो एक जो है स्टोव जला के और उसको जो है वो एक उसमें फैट को बर्न करके, उसको बॉयल करके या उसको भून के उसका फैट जो निकलता, जो तेल निकलता था उसको शीशे में करके बेचता था। और ये पूरी तरीके से भ्रम है। किसी भी तरीके का उसको दवा का या काम उत्तेजना बढ़ाने का या किसी भी तरीके का उसका कोई भी इस तरीके का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में जो भ्रम है वो इस पूरे के पूरे जानवर को इतना पूरी तरीके से उसको सांडे का तेल किसी भी तौर पर कोई फायदा नहीं। बल्कि अभी जो नई समाचार आ रहे हैं लोग तो ये बताते हैं कि पाकिस्तान में तो लगभग खत्म ही होने के कगार पे पहुंच गए इसी के चलते। और भारत में भी जो है इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। कब खत्म होंगे क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज बन चुके हैं। हाँ, तो कब मतलब इनके प्रति भी जो है लोगों को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी जो जीव है, जैसे कोई कह सकता है भाई इसको बचाने की क्या ज़रूरत है, कोई जो है कोई सांप है उसको बचाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन होता क्या है, कोई भी ये जो कुदरत है, इस कुदरत का जो सिस्टम है, फूड चेन और बाकी चीज़ें, इस सिस्टम बहुत ही खूबसूरती से इवॉल्व हुआ है। ये करोड़ों साल का एक प्रोसेस रहा है जिसके ज़रिए जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम बना है। और कुदरत ने हर चीज़ का, हर नेगेटिव का पॉजिटिव बनाया है। उसने जब देखा कि कोई चीज़ यहाँ से पैदा होगी तो वो कैसे ख़त्म होगी इसके बारे में भी उसने बनाया है। बनाया जब मैं कह रहा हूँ तो मतलब ये नहीं कि कोई बैठ के जो है सारा कुछ डिज़ाइन कर रहा है, ये सब इसी तरीके से इवॉल्व हुआ है। तो कोई भी एक जो जीव जिस जगह पर रहता है उस जगह पे वो बहुत सारे, उस पूरे इकोसिस्टम पे बहुत सारे इफ़ेक्ट डालता है। तो जब वो जीव वहाँ से चला जाता है, जब वो गायब हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि अरे वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। खोने के बाद हम उसकी कीमत समझ में आती है। और अभी इंसान जहाँ पे पहुँचा है वहाँ पे हम इन अंतर संबंधों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जो एक जीव है उसके कितने तरीके का इफेक्ट पड़ते हैं। इसमें मैं एक छोटा सा किस्सा आपको अगर जरूर बताएं। हाँ, जैसे डोडो की कहानियाँ पढ़िए। डोडो की कहानी, डोडो क्या होता है? डोडो इसको सभी लोगों को जानना चाहिए। डोडो एक भारी भरकम सा पक्षी हुआ करता था और वो ज़मीन पे रहता था, उड़ता नहीं था। मॉरिशस एक टापू है, वहाँ पे कोई इस तरीके का उसको खतरा नहीं था। तो खतरा नहीं था तो उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़मीन पे ही अंडे, अपने ज़मीन पे ही घोंसला बना के ज़मीन पे अंडे, ज़मीन पे ही रहता था। जब बाद में यूरोपियन लोग जो है, जब वहाँ से यूरोपीय ये जो समुद्र का ये रास्ता खोजा गया, जब इधर से बहुत ज़्यादा जहाजी लोग आने शुरू हुए तो वो एक पड़ाव था, मॉरिशस में रुकते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा उसका शिकार किया, ख़त्म हो गया। वो पूरा का पूरा पक्षी ख़त्म हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। और उस पक्षी के बारे में आज जो हम लोग फोटोग्राफ देखते हैं, लोग कल्पना से चित्र बनाते हैं कि वो ऐसा रहा होगा। उसका कोई चित्र भी उपलब्ध नहीं है, सब कुछ ये हो गया। यहाँ तक कि मतलब डोडो के बारे में भी लोग भूल गए कि डोडो क्या था। फिर उसके 300 साल बाद, जब ये पूरा का पक्षी जब विलुप्त हो गया, उसके 300 साल बाद एक वहाँ पे उन जंगलों में एक पेड़ हुआ करता था। वो पेड़ लोगों ने देखा कि वो पेड़ धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। जैसे पुराना जो ट्री है वो गिर गया, उसकी जगह नए ट्री नहीं आए, उस प्रजाति का नया पेड़ नहीं होगा।
तो इसका मतलब क्या होगा, अगर नए पेड़ नहीं आएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके जंगल खत्म हो जाएगा। तो वो पेड़ खत्म होता जा रहा है। तो इस पे अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ी, लोगों ने इस पे काफ़ी अध्ययन किया, जाना समझा कि आखिर वो पेड़ खत्म क्यों हो रहा है। तो उनको पता चला कि एक जो पक्षी हुआ करता था, जिसका यूरोपियों ने शिकार किया, हाँ, जो डोडो पक्षी जो है उस पेड़ के बीज को खाता था, और जो उस बीज के जो ऊपरी जो लेयर होती थी उसको डाइजेस्ट करता था, उसको डाइजेस्ट कर लेता था, फिर वो बीज बाहर आ जाते थे मल के थ्रू। जो ऊपरी परत जब उसकी टूट जाती थी तब वो उसका जर्मिनेशन स्टार्ट होता था, अंकुरित होता था, और फिर वो पेड़ बनता था। यानी एक पक्षी के आश्रय एक नए पौधे का जन्म होता है। मतलब उन दोनों ने एक दूसरे का ये जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाया हुआ था कि पेड़ जो है वो पेड़ उसको बीज दे रहा है, वो बीज उसको खा रहा है, हजम कर रहा है, बदले में क्या दे रहा है, उसको नए पेड़ दे रहा है। तो जब जब वो पक्षी खत्म हो गया तो फिर वो पेड़ भी खत्म होने लगे। तो फिर बाद में खैर उन्होंने मतलब दूसरा एक तरीका निकाला कि कैसे इस पेड़ को बचाया जाए, दूसरे पक्षी के पेट में डाल के, और फिर तो लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई प्रकृति में जब कोई एक कड़ी टूटती है, तो जब एक कड़ी खत्म होती है तो दूसरी कड़ी के ऊपर भी संकट आ जाता है, कि सब कुछ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे आजकल बहुत इस पे चर्चा होती है, इसको लोगों को जानना चाहिए। जैसे मधुमक्खियों के बारे में बातचीत होती है, और मधुमक्खियों के बारे में हम लोग जो है बचपन में सभी लोगों ने मधुमक्खियों का डंक कभी ना कभी झेला हुआ है कि मधुमक्खी काट गई, लेकिन आजकल के बच्चे, उनको कभी मधुमक्खियाँ नहीं काटती। कारण क्या है? क्योंकि मधुमक्खियाँ ही नहीं है। हमारे आसपास से मधुमक्खियाँ धीरे धीरे करके कम होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, दिखती नहीं। हम इतना ज़्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। और मधुमक्खियाँ अगर ख़त्म हो गई तो इस पूरी पृथ्वी पे हो सकता है कि जीवन ही संभव ना हो, क्योंकि मधुमक्खियाँ 2.5 लाख से ज़्यादा पेड़ जो होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनका वो पॉलिनेशन कराती हैं। उनका एक जो पराग है दूसरे पराग तक पहुंचाती हैं, उनके बीच ये एक तरीके का बहुत सारे लगभग 250 फूलों को 2.5 लाख जो है, 2.5 लाख, हाँ, जी, जो ये उनको इनका पॉलिनेट करती हैं, आपस में मिलाती हैं। हाँ, मतलब उसके उसके जो नर अंग है उसका मिलन जो है पुरुष अंग से कराती है, जो पेड़ों का। तो ये जब इसका जो पराग वहाँ पे पहुँचता है तभी उन फूलों से जो है फल निकलते हैं, बीज बनते हैं। आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि चीन में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे मधुमक्खियाँ ख़त्म हो गई हैं और इंसानों को पॉलिनेशन कराना पड़ रहा है। अच्छा, वो टेक्निकली एक बड़ी सी छड़ी में लेके और उसके आगे वो जो है पंख बांध देते हैं, हाँ, और वो एक फूल पे जाके ऐसे घिसते हैं, फिर उसके बाद दूसरे फूल पे जाके, ताकि एक फूल का पराग दूसरे फूल तक पहुंच जाए। अगर ये नहीं पहुंचेगा तो वो उस फूल में फल नहीं आएंगे, उसमें बीज नहीं बनेगा। तो ये पूरी प्रकृति का इंटर रिलेशनशिप है, एक अंतर संबंध है, जिसको जानने की समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक। हालांकि किताब वाला का ही नियम रहता है संजय जी कि आप जिस किताब पर बात कर रहे हो उस पर सवाल हो। किताबी बातें जो हमारा शो है उसमें भी रूल है, लेकिन मैं अपनी बाल सुलभ जिज्ञासा को थोड़ा विस्तार देना चाहता हूँ। आपने चीते पर एक किताब लिखी है जो वाणी प्रकाशन से आई है। बीते दिनों हमने देखा कि चीतों की जो मौत हो रही है, अभी उदय नाम के चीते की डेथ हुई, कल भी खबर आई। तो हम थोड़ा इसको समझना चाहते हैं, क्या पारिस्थिति का ये कारण है कि ऐसा हो रहा है, या चीतों का कैसे ये जो एग्जिस्टेंस है, ये इस बारे में थोड़ा हमें बताएं। क्या रीज़न है इस सबका? चीते जो है, चीते बड़े ख़ास किस्म के जानवर हैं, और उनके जो फीचर्स हैं वो बहुत ही ख़ास है। इसी के चलते हम लोग जो है मतलब उनको लेके एक बड़े मतलब एक बड़ा वैसा श्रद्धा वाला भाव रहता है, और हम विज्ञापनों में, किताबों में, साहित्य में, अखबारों में, दुनिया भर की जगहों में पढ़ते हैं कि चीता सबसे तेज दौड़ता है। एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत मैस्कुलिन छवि बना दी गई तो कि सबसे तेज दौड़ता है, सबसे ज़्यादा, तो उसके बारे में पढ़ के हमको लगता है कि अच्छा, एक जो फुर्ती, एक चपलता उसके, तो इसी के चलते जो है चीते को लेके पूरे हमारे सोसाइटी में एक ख़ास वो बना हुआ है। मैंने ऐसे भी देखा है जहाँ पे पुलिस जो है, पुलिस का जो मोटरसाइकिल वाला विंग होता है, वो उसका नाम वो चीता रख देते हैं कि जो झपटमारों को पकड़ने का काम करती है। क्रिकेट के कई प्लेयर्स को चीता कहा जाता है, क्योंकि वो जो फुर्ती से कोई आदमी काम करता है तो कहते हैं अच्छा चीते की तरह जो है इसमें, तो चीता जो है। लेकिन यहाँ पे एक बात जानने की है कि पूरी दुनिया में, हमारे देश में जो चीते पाए जाते थे वो एक अलग स्पीसीज़ थी, वो एशियन चीता था। जैसे हमारे यहाँ का जो लायन है वो एशियन लायन है, और जो अफ्रीकन लायन है वो एक अलग स्पीसीज़ है। वो आकार में ज़्यादा बड़ा होता है, उसके जो अयाल होते हैं वो भी ज़्यादा बड़े होते हैं, वो ज़्यादा, मतलब वो जो हमारे यहाँ का जो लायन है और अफ्रीका का जो लायन है, अंतर है।
जैसे हमारे यहाँ का जो हाथी है और अफ्रीका का जो हाथी है और जो इंडोनेशिया का जो हाथी है उसमें अंतर है, दोनों का ये अलग अलग परिस्थिति अलग है, हाँ, इकोसिस्टम हाँ, अलग है, अलग एनवायरनमेंट अलग अलग है, स्पीसीज सब है। कुछ। इसके कोई भी जो जानवर होता है वो अपने यहाँ के जो इकोसिस्टम होता है, जो पर्यावरण होता है उसके अनुकूल होता है। अब इसमें गड़बड़ यहाँ पे हुई कि हमारे यहाँ पे चीते पूरे भारत से तो ख़त्म हो गए और हमारे आसपास के देशों से ख़त्म हो गए, और एशियन चीते अभी जो ईरान में कुछ बचे हुए हैं, मुश्किल से अब उनके सही गणना कोई बताता है 30-35 बचे हुए हैं, और वहाँ भी जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और कब तक ख़त्म हो जाएंगे इसके बारे में कोई आदमी जो है पक्का नहीं कह सकता कि तो हम जो चीता लेके आए हैं वो एक दूसरी स्पीसीज़ है। वो अफ्रीका का चीता है, वो नामीबिया से हम लेके आए हैं, साउथ अफ्रीका से लेके आए हैं। तो निश्चित तौर पे जब कोई एनिमल जब उस किसी दूसरे एनवायरनमेंट से आता है, किसी दूसरे हैबिटेट से आता है, तो उसको इस हैबिटेट को अडॉप्ट करने में काफ़ी समय लगता है उसको जो है। और जो चीते हैं, अब सरकार भी ये कह रही है मतलब वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए, यही कारण था कि जब ये चीते लाए जा रहे थे तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने ये बात कहा था कि वो इसके पक्ष में नहीं थे। उनका ये कहना था कि एक बाहर की प्रजाति को लाने से कोई फ़ायदा नहीं, जो हमारे यहाँ जो प्रजातियाँ हैं जो जिनके ऊपर संकट छाया हुआ है, हमको उन पे फोकस करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग इसके पक्ष में नहीं थे। खैर वो एक उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि पक्ष के भी तर्क थे कि आपकी आबादी बढ़ेगी और आप उसको और एनरिच कर पाएंगे, तो उसके पक्ष में भी था। और हमारे यहाँ 20 चीते लाए गए, वो 8 नामीबिया से लाए गए, फिर बाद में जो है साउथ अफ्रीका से 12 चीते आए, जिनमें से 3 की मौत हो गई। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि एक चीते ने 4 बच्चों को जन्म भी दिया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि वो जो चीता है, जो उसके बच्चे वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। क्योंकि देखिए एक बात बड़ी मार्के की है कि जो भी जानवर जो है, जैसे हम हैं तो हम अपने बचपन के घर को भूलते नहीं हैं। हम आज भी जब सपने में देखते हैं तो हमें कई बार हमें अपने बचपन का जो घर होता है वो याद आता है, सपने में हमें वही दिखाई पड़ता है। हम हो सकता है कि उसके बाद हम जो है किसी गांव के किसी कोने से निकल के हम कहीं जो है मुंबई में रहने लगे या किसी बहुमंजिला इमारत में रहने लगे, लेकिन जब हम सपना देखते हैं तो हमें सपने में अचानक ही हमारे सपने में वही पुराना घर दिखाई पड़ता है। हो सकता है कहानी आज की हो, लेकिन घर हमारा पुराना होता है। स्मृतियाँ हमारी जो है वो वहाँ पे जाके कैद हो जाती हैं। तो ये जो चीते हैं वो जिन घरों में वो रहे हैं, जिस जगह पे जो उनका पर्यावास था, जो उनका आवास था, वहाँ से वो एकदम ही अलग पर्यावास में आ गए हैं। इसके चलते वो अपने उस आवास को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ है मेरा घर। इसी के चलते वो कोई जो है वो कभी इधर चला जाता है, कोई कभी उधर चला जाता है, कभी वो उत्तर प्रदेश की सीमा तक भी चले आए। फिर जो है अच्छा खतरा भी बहुत है, क्योंकि बाघ से जब इनका सामना होगा तो फिर क्या होगा। आमतौर पे जो इस तरीके के हिंसक जानवर होंगे वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अगर वो एक सामने आता है तो दूसरा उसको मार देता है, तो जो भी ताकतवर है उसको मार देता है। जैसे लेपर्ड अगर जो है जब भी मौका मिलेगा टाइगर लेपर्ड को मार देगा, मारने की कोशिश करेगा, मार देगा, उसको दौड़ाएगा। तो अगर जो है उनका सामना चीते के साथ, तो इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है चीता प्रोजेक्ट पे। हाँ, ये जो है आने वाले समय में, मैं अभी ये नहीं कह सकता हूँ कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये पूरी तरीके से ख़राब है, और ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से सही है। इसके जो रिज़ल्ट होंगे वो आने वाले समय में होंगे। अगर कोई जानवर आया है, जब कोई भी जानवर जब मरता है तो निश्चित तौर पे सभी को दुख होता है, और मैं सोचूंगा कि भाई लोग इससे सबक लें और आगे के लिए जो है उससे कैसे उनको बचाया जा सके, संरक्षण किया जाए, इसका जो है तरीका निकालें। मैं ओरांग-उटान के आखिरी सवाल पर आऊँगा, उससे पहले एक आपसे टिप्पणी इस पर लेनी थी। बीते दिनों डॉग बाइटिंग के भी केसेस बहुत आए। जब क्योंकि कुत्ता बहुत प्रिय जानवर है, कुत्ते और बिल्ली को लोग घर में पालते हैं, बहुत प्रेम से उन्हें रखते हैं। तो डॉग बाइटिंग का जो इश्यू, इसको आप एनवायरमेंटलिस्ट या बाकी जो तबका है जो पेड़ पौधों से या जानवरों से जुड़ा रहा है, वो इसे किस तरह से देख रहा है? ये एक बेहद कठिन सवाल है, और अच्छा भी करता है, मतलब ऐसा वफादारी भी है और बहुत। मैं तो ये मानूंगा कि जैसे कि कुत्तों से जो प्यार है वो हम इंसानों के स्वभाव में है। हम लोग जो है कुत्तों से प्यार करते हैं। ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि लोग कुत्तों से प्यार करते हैं। मैं खुद भी बहुत कुत्तों से प्यार करता हूँ, और कुत्ते जो है वो इंसानों से बहुत प्यार करते हैं।
और मैंने देखा है कि कुत्ता जो है अपनी माँ को छोड़ के किसी एक इंसान के पास चला जाता है और फिर अपनी माँ के पास लौट के भी नहीं आता है, और वो पूरे समय उसी के पास जो है उसी के पास सोएगा, आपका पैर पैर के पास मंडराएगा, आपका हाथ चाटेगा, आपका इवन जो है जब सड़क पे मैं किसी अजनबी कुत्ते से भी मिलता हूँ तो वो भी मुझे बहुत प्यार करने लगता है, और क्या कहते हैं वो जो है ज़रा सा उसके उस पे सिर पे हाथ फिरा दीजिए हाथ तो फेर बहुत- दो बहुत प्यारा। तो वो पूरा जो है उसकी पूछ वो एकदम मतलब इतना खुशी प्रकट करने लगता है कि वो जो है मतलब ये तो मतलब एक प्यार है जो है, जो कि कुत्ते भी हमसे करते हैं और हम भी उनसे करते हैं। अब ऐसे में जो ये जो डॉग बाइट के केसेस हैं बहुत ही अनफॉर्चुनेट हैं, और हमको ये देखना चाहिए जैसे कि एक सिविल सोसाइटी के तौर पे, एक नागरिक समाज के तौर पे, हाँ, कि बीच का हाँ, रास्ता कहाँ से हमें निकले? मतलब इसके बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ किन प्रजातियों को पालना है, कुत्ते की कौन सी प्रजाति को पालना है, कौन सी प्रजाति को नहीं पालना है, इस सब को लेके कोई भी हमारे यहाँ कोई मतलब नियम कानून फॉलो नहीं होते। कौन कुत्ता पालेगा, उसका लाइसेंस बनेगा कि लाइसेंस वगैरह नियम सब है कि उसका लाइसेंस होना चाहिए, नगर निगम उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो ये सारा, लेकिन कहीं फॉलो नहीं अगर होता। अपने घर में कुत्ता पाल रहे हैं तो नगर निगम को उसकी हाँ, खबर हो, लाइसेंस हाँ, हो, ये सारी चीज़ें पेपर प्रॉपर वर्क है। एक होना चाहिए, उसको जो है उसका इंजेक्शन लगा है कि नहीं लगा हुआ है, उसका वैक्सीनेशन वगैरह उसका होना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें जो है, अच्छा होता क्या है कि लोग जो है वो कुत्ते को, जैसे पिटबुल है, पिटबुल लेके आए। अब पिटबुल एक बड़ा मतलब ताकतवर कुत्ता, जानदार कुत्ता होता है, शिकारी कुत्ता होता है। अब अगर आप उसको लेके आते हैं और कुत्ते के अंदर जो एनर्जी है वो बस नहीं हो रही है, आप उस लेके आए, आपने उसको घर में कैद कर दिया, उसको खाने को मिल रहा है लेकिन कहीं ना आ रहा है ना जा रहा है, उससे उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन उसके अंदर आता है, उसके स्वभाव में एक तरीके का गुस्सा आता है। क्योंकि वो आप बंद हो चुका है। जब अगर आप उसके साथ जो है उतने ही प्लेफुल हैं जितना प्लेफुल वो आपके साथ, आप उसके साथ खेलते हैं, खुश रहते हैं, तो वो आपको, लेकिन जब लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो जो कुत्ता है, अच्छा बहुत बार क्या होता है कि हम कुत्ते को ले आते हैं और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ इसका, चूँकि ना हमारी संस्थाओं ये ज़िम्मेदारी उठा रही, ना हम लोग ये ज़िम्मेदारी उठाते हैं, फिर वो उस पिटबुल का जो है वो किसी दूसरे से क्रॉस हो जाता है, फिर वो सड़क पे भी घूमने लगता है। ये तो ये सारी चीज़, ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे मतलब जिस पे सोचा जाना चाहिए। और जो सड़क पे घूमने वाले कुत्ते, मैं मानता हूँ कि भाई जो कुत्ते हैं उनका स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम भी चलाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं, एक सोसाइटी के तौर पे हमको इन सब का हल निकालना होगा, लेकिन कुत्तों से नफरत जो है, हाँ, ये वो- मेरे मतलब वो नहीं, मैं कुत्तों से बहुत प्यार करता हूँ। इनफैक्ट हाँ, बात कुत्तों की नहीं, बात किसी भी हाँ, जानवर से, हाँ, सिर्फ हाँ, जानवर हमसे प्रेम मांगते हैं, वो हाँ, हमें प्रेम देते हाँ, हैं, हाँ, तो नफरत का हाँ, तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिल्कुल है वो जो इस तरीके के अपनी इंसिडेंट निजी होते हैं, कुंठाएं इस पर हाँ, लाद देते तो हैं। कोई जो जैसे कोई एक हत्यारा है, कोई एक इंसान किसी की हत्या करता है तो हम सारी मानव जाति से नफरत नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से अगर कोई इस तरीके का इंसिडेंट होता है तो हमें पूरे कुत्तों से, मतलब कुत्ता प्रजाति से नफरत नहीं करना चाहिए। वो हमारे साथ बहुत सालों से हमारे साथ हैं, बल्कि कुत्ते जो है वो कुत्ते थे भी नहीं, उनको हम ही इस रूप में ले आए हैं, हमने ही उनको बदला है। वो पहले कभी उनका जो जंगलीपन है, जो जंगली स्वभाव है, वो हमारे साथ ही, जैसे जैसे हम जो है हमारे इवॉल्व हुए, उसी तरीके से वो हमारे साथ साथ इवॉल्व हुए हैं, तो हमारे जैसे ही हैं वो। हमने ओरांगुटान की बात की, हमने बाघों की बात की, हमने सांडे का तेल निकालने के जो भ्रम है उस पर बात की, और हमने कुत्तों से जुड़ी बात की कि उनके उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, या लोगों की जो डॉग बाइटिंग के केसेस हैं उसका बीच का रास्ता, समाधान क्या निकाला जा सकता है। पर्यावरण से जुड़ी हमारी चिंताएं बनी रहें, और ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम और आप जिस समाज में रहते हैं, हम और आप जिस परिस्थिति में रहते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को हमें देकर जाना है, उसके बारे में थोड़े और सजल हो सकें। इस किताब के कवर फोटो पर मेरी नज़र बार बार अटकती है, क्योंकि दो आंखें हैं जो बहुत नैराश्य से, जो बहुत दुखी मन से एक उजाड़ वन को देख रही हैं, क्योंकि उसका घर तबाह कर दिया गया है। ये घर, ये जगह सिर्फ हमारा नहीं है, इस पर उन सब का अधिकार है जो हमारे साथ इस पृथ्वी को बाँचते हैं। आप देख रहे थे किताब वाला, कैमरे के पीछे थे विजय। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। धन्यवाद।